नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज बिहार से जो तस्वीरें आई हैं वो चौंकाने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं, गुस्सा दिलाने वाली हैं। पटना, जहानाबाद, आरा, नालंदा, हाजीपुर जैसे कई शहरों में अफरा तफरी का माहौल है। रेलवे स्टेशन पर, बस स्टॉप्स पर, मंदिरों में, सड़कों पर जबरदस्त भीड़ है, जैसे कोई मेला लगा हो। हर जगह लोग चादर बिछाकर जमीन पर बैठे हैं, क्योंकि बिहार में बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान हो रहा है और 8 लाख से ज्यादा नौजवान नौकरी की उम्मीद में इम्तिहान देने पहुंचे हैं। लेकिन किसी शहर में स्टूडेंट्स को सिर छुपाने की जगह नहीं मिल रही। हजारों छात्र छात्राएं स्टेशन पर बैठे हैं, कोई मंदिर में रुका है तो कोई बस स्टॉप पर चादर बिछाकर वक्त काट रहा है और बहुत से स्टूडेंट्स तो एग्जाम सेंटर के आसपास सड़कों पर बैठ गए हैं। होटल्स में जगह नहीं है, इतने होटल हैं नहीं कि सारे स्टूडेंट के ठहरने का इंतजाम हो सके। सरकार ने अपनी तरफ से कोई इंतजाम नहीं किया, टेंट तक नहीं लगवाए कि परीक्षा देने आए छात्र धूप और बारिश से बचने के लिए उसका सहारा ले सके। इसी चक्कर में ज्यादातर लड़के लड़कियों ने रेलवे प्लेटफॉर्म पर रात गुजारी। इन नौजवानों और उनके परिवार वालों की तकलीफ सुनेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि सरकार और नेता कितने इनसेंसिटिव हैं, अफसर कितने बेपरवाह हैं। और आप भीड़ की तस्वीरें देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि बेरोजगारी का आलम क्या है। पटना से जो तस्वीरें आई हैं उन्हें देखकर अफसरों से सवाल पूछे गए, मंत्रियों से सवाल पूछे गए। जवाब मिला, सरकार सिर्फ इम्तिहान करवाती है, एग्जाम सेंटर की व्यवस्था करती है। सरकार का काम परीक्षा देने वालों को ठहराने का इंतजाम करवाना नहीं है। बात सही है, लेकिन सवाल यह कि सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भरवाए गए, स्टूडेंट से फीस ली गई, सरकार को पता था कि कितनी संख्या में स्टूडेंट्स आने वाले हैं, तो फिर क्या यह देखना सरकार का काम नहीं है कि अगर छात्र छात्राएं आएंगे तो रहेंगे कहां? क्योंकि परीक्षा सिर्फ एक दिन की नहीं है, 3 दिन तक एग्जाम चलेंगे, अलग अलग शिफ्ट में होंगे। सोचिए, जिन छात्रों ने पूरी रात प्लेटफॉर्म पर जागकर गुजारी हो, वो अगले दिन एग्जाम सेंटर तक किस हाल में पहुंचेंगे, कैसे परीक्षा देंगे और अगले दिन के इम्तिहान के लिए 24 घंटे कहां गुजारेंगे। नीतीश कुमार के सुशासन की तस्वीरें आप देखेंगे, पटना रेलवे स्टेशन का हाल देखेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। ये तस्वीरें पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन की हैं। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा से 10 घंटे पहले की हैं। नौजवानों की भीड़ टीचर बनने की उम्मीद में पहुंचे लोगों की है। क्योंकि आज सुबह 10 बजे पहली शिफ्ट का एग्जाम था, इसलिए कल रात से स्टूडेंट पटना पहुंचने लगे और कुछ ही घंटों में पटना रेलवे स्टेशन पर हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई। कल रात 12 बजे से अलग अलग राज्यों से, यूपी से, राजस्थान से, बिहार के अलग अलग जिलों से परीक्षार्थी पटना पहुंचने लगे। कल रात को पटना रेलवे स्टेशन का 1 नंबर प्लेटफॉर्म खचाखच भरा हुआ था। इनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें पटना शहर में होटल नहीं मिला, या मिला तो इतना महंगा था कि उसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, इसलिए ये लोग रात गुजारने के लिए रेलवे स्टेशन पर ही ठहर गए। कुछ लोग ऐसे थे जो दूसरे राज्यों से पहले पटना पहुंचे, उनका सेंटर पटना के आसपास के शहरों में था, उन्हें वहां पहुंचना था, लेकिन न पटना में ठहरने की जगह थी, न आगे जाने के लिए कोई साधन, इसलिए वो भी सुबह होने के इंतजार में स्टेशन पर ही ठहर गए। आलम यह था कि लोग प्लेटफॉर्म पर चादर डालकर बैठे रहे, लेटे रहे। नौकरी की उम्मीद में बड़ी संख्या में लड़कियां और महिलाएं भी पहुंची थी, उनके साथ उनके परिवार के मेंबर्स भी थे। कुछ महिलाओं की गोद में छोटे छोटे बच्चे थे। सबको रात स्टेशन पर ही काटनी पड़ी। देश की सबसे बड़ी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा बिहार में होने जा रही है। करीब 1,70,000 पदों पर बहाली होनी है और 24 अगस्त से 26 अगस्त तक
3 दिनों तक ये परीक्षा होगी। सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से भी काफ़ी संख्या में परीक्षार्थी आ गए हैं और इस वजह से आप देखिए पटना रेलवे स्टेशन की क्या स्थिति है। चप्पे चप्पे पर यहाँ जो परीक्षार्थी हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी संख्या इसमें छात्राओं की है और हर कोई यहाँ पर परीक्षा देने के लिए आया है। ये बताइए आप लोग कहाँ से आए? वाराणसी से, यूपी। काफ़ी संख्या यूपी के छात्रों की है यहाँ पर। सर बहुत ज़्यादा। जी ये बहुत मुश्किल है, अभी रात यहीं बिताएंगे? जी सर, यहीं बिताना है। आप लोग गई थी, होटलों की तलाश की आप लोग? हाँ, होटल सारे बुक हो गए हैं। हाँ, अभी तो नहीं, कहीं सब बुक गए हैं। कहाँ से आई हैं? बनारस। आप लोग कहाँ से आई हैं? गाजीपुर से। परीक्षा कहाँ होगी? सिवान में। कल है परीक्षा। जी सर। कितना मुश्किल हो रहा है, यहाँ पर रात यहीं बिताएंगे? जी सर, अभी ये ऑप्शन यही है सर। कितना मुश्किल हो रहा है यहाँ रात बिताना, यहाँ पहुँच? बहुत मुश्किल तो है क्योंकि बारिश भी है, बाहर भी कहीं जगह नहीं है तो स्टेशन पे ही रुकना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा भीड़ थी? बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा। जगह नहीं मिल रहा, होटल में पूरा बुक हो चुका है। 80 से 90% लोग जो है यहाँ पे स्टूडेंट ही हैं। कहाँ से आए? हम प्रयागराज से आए हैं। बहुत मुश्किल है अभी यहाँ रात बिताना। हाँ, मुश्किल है ही है, जो है लगभग यहाँ पे सभी के लिए एक मुश्किल है। रात यहीं बीतेगी स्टेशन? हाँ, स्टेशन पर ही बीतेगी क्योंकि होटल में रूम खाली है नहीं, कुछ भी कहीं नहीं है। और जहाँ खाली भी है वहाँ 3,000-4,000 रुपये मांग रहे हैं पर पर्सन, तो कहाँ संभव है। होटल में तो हमने 2-3 दिन पहले ही बात किया था, सारे होटल बुक हैं, सब कहीं की कोई जगह नहीं। आप सोच रहे होंगे कि अचानक बिहार सरकार ने कौन सी भर्ती शुरू कर दी जिसके कारण इतनी भीड़ पहुंच गई। तो मैं आपको बता देता हूं कि बिहार में 1,70,461 शिक्षकों की बहाली होनी है। इनमें 80,000 टीचर्स का अपॉइंटमेंट प्राइमरी स्कूल्स में होना है, 57,618 भर्तियां हायर सेकेंडरी स्कूलों में होनी है और 32,916 टीचर्स के पद सेकेंडरी स्कूल में भरे जाने हैं। इसके लिए बीपीएससी बिहार के कई शहरों में 2 फेजेज में परीक्षा करवा रहा है। आज इम्तिहान का पहला दिन था। इसके बाद 26 अगस्त को फिर परीक्षा होनी है। करीब 1.25 लाख पदों के लिए 8 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरे। परीक्षा के लिए पूरे बिहार में 859 सेंटर बनाए गए हैं। पटना में सबसे ज्यादा 40 सेंटर्स हैं, इसलिए पटना में इम्तिहान देने वालों की भीड़ सबसे ज्यादा है। सुबह सुबह स्टूडेंट्स की भीड़ स्टेशन से निकल करके एग्जाम सेंटर्स की तरफ बढ़ी तो रास्ते जाम हो गए। इस चक्कर में बहुत सारे लोग एग्जाम सेंटर्स तक देर से पहुंचे तो वहां झगड़े की नौबत आ गई क्योंकि उन्हें सेंटर में घुसने से रोक दिया गया। हालत यह हो गई कि पटना पुलिस ने ट्वीट करके एडवाइजरी जारी की और लोगों को बताया कि वो किस रास्ते का इस्तेमाल करें और किन रास्तों पर जाने से बचें। लेकिन इन सारी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ा। जब हर तरफ अफरा तफरी मची तो प्रशासन से सवाल पूछे गए। पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि सरकार का काम इम्तिहान करवाना है, इसलिए प्रशासन ने एग्जामिनेशन सेंटर्स पर पूरे इंतजाम किए हैं। लेकिन परीक्षा में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स के ठहरने का कोई इंतजाम करना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है और न ही प्रशासन को सरकार की तरफ से इस तरह का कोई निर्देश मिला है। परीक्षा जो है विभिन्न जिलों में है। पटना जिले में भी कुल 38 केंद्र हैं, परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और 3 दिन परीक्षा होनी है। और इसको लेकर के जो सेंटर पर व्यवस्था की जानी है वो व्यवस्था हम लोगों ने सभी लोगों ने किया हुआ है। और बाकी जो परीक्षार्थी आ रहे हैं परीक्षा देने तो उनके लिए आवासन या अन्य किसी प्रकार की व्यवस्था जो है उसका कोई निर्देश नहीं है और उस प्रकार की व्यवस्था कोई यहाँ पर नहीं की गई है। जो परीक्षार्थी परीक्षा देने आ रहे हैं तो अपनी व्यवस्था से आ रहे हैं और अपनी व्यवस्था से शामिल हो रहे हैं और परीक्षा दे करके अपना जा रहे हैं। तो ये हम लोगों ने देखा है कुछ तस्वीरें, तो रेलवे से भी हम लोग बात कर रहे हैं। भीड़ भाड़ जहाँ ज़्यादा है तो वहाँ विशेष सतर्कता लोग बरतेंगे और बाकी सभी परीक्षा केंद्रों पर बड़ी संख्या में, चूँकि बाहर से भी लोग आ रहे हैं, सभी परीक्षा केंद्रों पर हम लोगों ने पुख्ता इंतजाम किया है कि फेयर ढंग से, निष्पक्ष ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा संपन्न हो जाए। पटना के डीएम साहब ने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया, कहा उनकी तो कोई जिम्मेदारी ही नहीं है, लोग अपने आप इंतजाम करेंगे। कहाँ इंतजाम करेंगे, क्या इंतजाम करेंगे, इसके बारे में वो कुछ नहीं जानते। सरकार ने उन्हें कुछ कहा नहीं है, ट्रैफिक की उन्हें कोई परवाह नहीं है। लेकिन यह हाल सिर्फ पटना का नहीं है, दूसरे शहरों में भी नौकरी की उम्मीद में पहुंचे नौजवान परेशानियों से जूझते रहे।
जहानाबाद का आपको दिखाता हूं, यहां हजारों स्टूडेंट स्टेशन पर रात गुजारने के लिए मजबूर थे, क्योंकि यहां भी कोई होटल नहीं है, जो है वो खाली नहीं है। और संकट देखकर ज़्यादातर होटल मालिकों ने कमरों के किराए बढ़ा दिए, जिससे छात्र और छात्राएं, उनके साथ आए पेरेंट्स बेहद परेशान हैं, बेबस हैं। गाजियाबाद के रहने वाले राजकुमार भी अपनी बेटी को एग्ज़ाम दिलाने के लिए जहानाबाद पहुंचे हैं। ट्रेन में इतनी भीड़ थी कि रात भर सो नहीं पाए। अब जहानाबाद पहुंचे तो कोई होटल नहीं मिला। 2-3 घंटे इधर उधर भटकने के बाद स्टेशन पर वापस लौट आए और वहीं बैठकर रात गुजारी। हम गाजियाबाद से आए हैं, बिटिया के ऊपर है जी, पूरी रात सोए नहीं। आप यहाँ पेपर देने बिटिया गई है, हम यहाँ बैठे हैं, जगह बिल्कुल नहीं है रहने को, ना होटल मिल रहा है ना कोई कुछ नहीं। अच्छा, ऐसे में क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत ये हो रही है सोने बैठने की, और क्या है सोने का? कहीं से कोई व्यवस्था नहीं है? कोई व्यवस्था नहीं है सर। जिला प्रशासन कोई व्यवस्था किया है यहाँ? कोई व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं है। कहाँ रह रहे हैं अभी आप लोग? कौन? आप कहाँ रहिए? मंदिर में ये पड़े भैया, यहीं पे स्टेशन परिसर में। स्टेशन एक बिल्कुल नॉर्मल बात है, जब प्रशासन को पता होता है कि बड़ी संख्या में लोग उस शहर में आ रहे हैं तो कुछ न कुछ इंतजाम किए जाते हैं। लेकिन बिहार में किसी शहर में कहीं कोई इंतजाम नहीं था। मैं आपको आरा का हाल दिखाता हूं। ज्यादातर परीक्षार्थियों को यहां पर भी होटल नहीं मिला, लेकिन यहां पर लोकल लोग मदद के लिए आगे आए। कुछ लोगों ने अपने घर के बरामदों में स्टूडेंट्स को रुकने की परमिशन दे दी, जिससे छात्र कम से कम थोड़ा आराम करके इम्तिहान दे सकें। सबसे हैरान करने वाली तस्वीरें तो मुजफ्फरपुर से आई। बारिश हो रही थी, स्टूडेंट्स सड़कों पर थे, किसी तरह एग्जाम सेंटर पहुंचे तो वहां पानी भरा हुआ था। आलम यह था कि नौकरी की उम्मीद में पहुंचे लड़के लड़कियां पानी में भीगते हुए, जूते चप्पल हाथ में लेकर 2-2 फीट पानी से गुजरकर एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचे। पानी में एग्जाम देने का, स्कूल में कोई व्यवस्था नहीं, ना पानी पीने का ना पिलाने का, बाथरूम का भी व्यवस्था नहीं था। पूरा भरा हुआ देख नहीं रहे, जूता लेके चल रहे हैं। परेशानी तो है, पानी से परेशानी है। मुजफ्फरपुर में इन स्टूडेंट्स को कितनी प्रॉब्लम हुई, तस्वीरें इसकी गवाह हैं। लेकिन मुजफ्फरपुर के एसडीओ ने कहा, ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, बारिश होने के तुरंत बाद पानी निकल गया, अब कहीं भी वाटर लॉगिंग की समस्या नहीं है। बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो एकदम शांतिपूर्ण चल रहा है। आज 24 तारीख को हम लोग का फर्स्ट पाली में 16 सेंटर थे और सभी जगह शांतिपूर्ण परीक्षा संपन्न हुई है। और जो अभी सेकंड पाली है उसमें 11 सेंटर पे है और शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है। तो जल जमाव तो अभी जैसे जस्ट बारिश हुआ है, फर्स्ट हाफ का जब खत्म हुआ है तो जस्ट बारिश हुआ है, अभी जल जमाव की समस्या नहीं है। दो बातें एक सी हैं, हर जगह छात्र बेहद परेशान हैं, बेबस हैं, और हर जगह अधिकारी लापरवाह हैं। नीतीश कुमार के होम डिस्ट्रिक्ट नालंदा में भी यही हालात थे। नालंदा में 32 परीक्षा केंद्र बनाए गए। यहां सुबह से बारिश भी हो रही थी। परीक्षा केंद्रों के आसपास के इलाकों में पानी भरा हुआ था, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो गया। सुबह सुबह जब हजारों स्टूडेंट एग्जामिनेशन सेंटर के लिए निकले तो उन्हें बारिश, जल भराव और ट्रैफिक जाम तीनों का सामना करना पड़ा। इसकी वजह से कई परीक्षार्थी लेट हो गए, वक्त पर सेंटर तक नहीं पहुंच पाए। कुछ लोगों को तो 2 मिनट की देरी हुई, कोई 5 मिनट लेट पहुंचा, जिसकी वजह से इन लोगों को एग्जामिनेशन हॉल में घुसने से रोक दिया गया। इसके बाद बहुत से नौजवान तो वहीं बैठकर रोने लगे। लोगों ने कहा सरकार की तरफ से कोई इंतजाम नहीं था, उन्हें ट्रैफिक में फंसना पड़ा, ये उनकी गलती तो नहीं है। आज पटना से नालंदा रुके थे। नालंदा अपनी गाड़ी से 4 व्हीलर से हम लोग आ रहे थे, जिसमें इतना ट्रैफिक था, 2 मिनट के लिए गेट पे लेट हुआ। अंदर से सारी प्रक्रिया करवाकर सब कुछ चेक करवाकर हम लोगों को अंदर से बाहर जबरदस्ती भगा दिया गया है। 5 मिनट के लिए क्या बात नहीं होता है, पुलिस से पूछ लेते, सारे लोग जाम क्लियर करवाने के लिए थे। इतना जाम कितना देर आप लोग जाम में फंसे रहे? 8 घंटे से ज्यादा फंसे रहे जाम में। बस 5 मिनट सर, 5 मिनट 5 मिनट के लिए जो मौका हम लोग गलत है, के लिए हमारा हक छीना है। पहले ही बहुत जाम था, हम लोग और बस वाला पीछे ही रोक दिया। हम लोग 5 किलोमीटर पैदल, हम लोग का पूरा ड्रेस भी गंदा हो गया। फिर हम लोग 2-3 के लिए आ गए थे, लेकिन ये लोग एंट्री नहीं करने दिए। बहुत रास्ता जाम था, लोग यहाँ पर क्या करें, पेरेंट्स लोग रो रहे हैं यहाँ।
कोई 8 घंटे ट्रैफिक में फंसा रहा, कोई 6 घंटे पैदल चलकर पहुंचा। लेकिन नालंदा में जो स्टूडेंट्स किसी तरह वक्त पर पहुंच भी गए, उन्हें भी एग्जामिनेशन सेंटर पर लंबी लंबी लाइनों में खड़े होना पड़ा। कुछ तो लाइन लंबी होने के कारण लेट हो गए और उनका इम्तिहान छूट गया, नौकरी का चांस चला गया। अभी आए तो सड़क वगैरह सारी जगह सही मिला, पानी मिला नहीं? बहुत पानी, यहाँ वहाँ पानी मिला, यहाँ वहाँ रोड जाम था, आने में परेशानी तो हम नहीं जानते कि बिहार शरीफान में कितना परेशानी है। देख लीजिए कि सेंटर का अगल बगल पानी में तो खड़ा है। सेंटर ऐसा जगह दे देता है कि मतलब कोई के ठहरने के लिए है ये नहीं। बहुत परेशान है बारिश में। किस तरह का आपको सड़क में दिखा हुआ बारिश और पानी? एक तो जाम लगा हुआ, ऊपर से बारिश में पूरा भीग के आए हैं हम लोग, बहुत परेशान हुए हैं। सेंटर पर में ठहरने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, बहुत दिक्कत है। पानी तो बहुत जमा हुआ है, इसको पार करके सेंटर पहुंचना 1 बजे से एंट्री है, बारिश भी इतना तेज है। आज दिन भर बिहार के अलग अलग शहरों से इसी तरह की तस्वीरें आती रही। जिसने भी ये तस्वीरें देखी वो आहत हुआ, उसको गुस्सा आया, लेकिन बिहार के नेताओं पर, बिहार के अफसरों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। शाम को डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव से सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि परीक्षा देने वालों की संख्या ज्यादा है, इससे थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, लेकिन बड़ी बात यह कि उन्होंने बिहार के लोगों से नौकरी का जो वादा किया था उसे पूरा कर दिया, इसलिए उनकी तारीफ होनी चाहिए। सबसे ज्यादा 1,75,000 शिक्षकों की जो है बहाली वो निकाली गई है। अगर आप मिला लीजिए, देख लीजिए, तो अब तक कोई राज्य बता दे जहां सरकारी नौकरियां दी जा रही हो, बहाली निकाली जा रही हो। आप कहीं का भी डेटा निकाल लीजिए, इतनी बड़ी संख्या में कोई भी राज्य जो है बहाली नहीं निकाला है, तो कम से कम इसकी तारीफ तो होनी चाहिए। बिहार जो स्टेट जो है, अब आप कह सकते हैं एक मॉडल बन चुका है जहां सरकारी नौकरी दी जा रही है। नियुक्ति पत्र हम लोग बांटना शुरू किए, उसके बाद प्रधानमंत्री जी भी बांटना शुरू कर दिए। तो अच्छी बात यह है कि कम से कम जिस एजेंडे के बारे में हम बात कर रहे थे, आज चर्चा उस पर हो रही है। और आप देखिएगा समय रहते हुए ये 10 लाख सरकारी नौकरी हम लोग आगे आने वाले समय में इसी सरकार में लोगों को देने का काम करेंगे। ये कैसा मॉडल है कि नौकरी के लिए इम्तिहान देने आए लड़के लड़कियों को बदइंतजामी का सामना करना पड़े, और वो भी इस कदर। ये कैसा मॉडल है कि बेहाली में एग्जाम देने पड़े। समझ में नहीं आया कि मंत्रियों की, अधिकारियों की संवेदना कहां मर गई। एफिशिएंसी ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन इंसानियत तो होनी चाहिए। क्या अपने देश के नौजवानों के प्रति बिहार के नेताओं और अफसरों की कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या सिर्फ ये कहकर बात खत्म की जा सकती है कि हम नौकरियां दे रहे हैं? किसी घर में जब कोई बच्चा एग्जाम देने जाता है तो माता पिता उसे रात में आराम से सुलाते हैं, सुबह दही पेड़ा खिलाकर भगवान के आगे हाथ जोड़कर एग्जाम के लिए भेजते हैं। और बिहार में स्टेशन पर रात बिताकर, बुरी तरह धक्के खाकर, बिना खाए पिए 6-6 घंटे पैदल चल के, 8-8 घंटे जाम में फंसकर एग्जाम में जो युवक युवतियां शामिल हो रहे हैं, वो कितने मजबूर, कितने बेबस हैं, कितने दुखी हैं, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। क्या इनका गुनाह यह है कि ये टीचर बनना चाहते हैं? क्या इनका गुनाह यह है कि एक नौकरी चाहते हैं? टीचर की भर्ती तो दूसरे राज्यों में भी होती है, वहां भी एग्जाम होते हैं, लेकिन कभी इस तरह के हालात नहीं देखे गए। आखिर बिहार में ऐसा क्यों होता है? बिहार में 2.25 लाख टीचर्स की पोस्ट खाली क्यों पड़ी हैं? कब से खाली हैं? अचानक एक साथ इतनी पोस्ट कैसे निकाली गई, क्यों निकाली गई? और जो 8 लाख लोग एग्जाम देने पहुंचे, उनका जिम्मेदार कौन है? असल में पहले बिहार में टीचर्स की भर्ती सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट और स्टेट टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट में रैंकिंग के आधार पर होती थी। लाखों नौजवान ये परीक्षा पास करके अपॉइंटमेंट लेटर मिलने का इंतजार कर रहे थे। 6 साल से नीतीश कुमार ने भर्तियां नहीं की। उनकी सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी रही। नेट के जरिए भर्ती नहीं होगी। फैसला किया कि अब टीचर्स की भर्ती बीपीएससी के जरिए की जाएगी।
इसके खिलाफ छात्रों ने कई बार आंदोलन किया, पुलिस की लाठियां खाई, लेकिन नीतीश कुमार अपनी जिद पर अड़े रहे। क्योंकि तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरियों का वादा कर दिया था, इसलिए आनंद फानंद में टीचर्स की भर्ती शुरू की गई। 1.25 लाख पदों के लिए एग्जाम कंडक्ट किया गया। 8 लाख से ज्यादा नौजवानों ने फॉर्म भर दिया। सरकार ने इतनी बड़ी संख्या में नौजवानों को एग्जाम सेंटर से अलॉट कर दिए, लेकिन उनके लिए कोई और इंतजाम नहीं किया, कोई प्रबंध नहीं किया। बड़ी बात है कि रेलवे ने छात्रों की संख्या को देखते हुए 5 स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार सोती रही। नतीजा यह हुआ कि हजारों लोग स्टेशन पर रात गुजारने को मजबूर हो गए। हजारों स्टूडेंट्स ऐसे थे जो बारिश में भीगकर कई किलोमीटर पैदल चलकर एग्जाम सेंटर तक पहुंचे, लेकिन उन्हें वहां घुसने नहीं दिया गया। क्या कोई बताएगा कि बिहार में परीक्षा देने आए इन नौजवानों के साथ इस बदसलूकी का जिम्मेदार कौन है? मंत्री और अफसर जो चाहे बहाना बनाए। छात्र छात्राएं इम्तिहान देने के लिए बिहार में आए, उनके रहने ठहरने का इंतजाम और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, जिसमें नीतीश कुमार की सरकार पूरी तरह फेल हुई। अब आज की अच्छी खबर आपको बता देता हूं। चांद पर लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान ने काम करना शुरू कर दिया है। रोवर प्रज्ञान इस वक्त चांद पर चहलकदमी कर रहा है, घूम रहा है। लैंडर विक्रम ने रोवर प्रज्ञान की चांद पर कदम रखने की तस्वीर भी इसरो के कमांड सेंटर को भेज दी है। ये उसी वक्त की तस्वीर है जब रोवर प्रज्ञान विक्रम लैंडर से रैंप डाउन कर रहा था, यानी लैंडर से धीरे धीरे बाहर निकल रहा था। खास बात यह है कि लूनर सरफेस पर टेस्टिंग का काम रोवर और लैंडर दोनों करेंगे। प्रज्ञान रोवर में 2 और विक्रम लैंडर में 4 पेलोड है। सबका काम अलग अलग है। अब रोवर चांद पर क्या क्या करेगा, कौन कौन सी जानकारी इसरो को भेजेगा, इसके बारे में आपको बता देता हूं। विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर बाहर कैसे आए, सबसे पहले यह समझ लेते हैं। लैंडर विक्रम से रोवर प्रज्ञान की चांद पर उतरने की प्रक्रिया बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मां के गर्भ से एक बच्चे के जन्म होने की होती है। लैंडर विक्रम के भीतर रखे रोवर प्रज्ञान को पहले जगाया गया। इसके रोवर को लैंडर के एम्बिलिकल कॉर्ड से बांधा गया था। एम्बिलिकल कॉर्ड से बांधने का काम इसलिए किया गया था कि जब रोवर लैंडर से बाहर आए तो रैंप पर बहुत तेजी से नीचे की तरफ फिसल ना जाए, उसकी स्पीड कंट्रोल में रहे। इसके बाद सिर्फ 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की बिल्कुल धीमी रफ्तार से रोवर प्रज्ञान लैंडर विक्रम से बाहर निकलकर चांद की सतह पर पहुंचा। जब रोवर चांद की सतह पर उतर गया तो सूरज की रोशनी में रोवर प्रज्ञान के सोलर पैनल एक्टिव हो गए। रोवर की बैटरी चार्ज होने लगी और रोवर ने काम करना शुरू कर दिया। रोवर प्रज्ञान पर 2 पेलोड हैं। उसे 2 तरह के एक्सपेरिमेंट करने का असाइनमेंट दिया गया है। रोवर 2 तरह के प्रयोग करेगा। उसका बेसिक काम चांद के सरफेस का कंपोजिशन पता लगाना है। प्रज्ञान रोवर पर जो 2 पेलोड हैं, उसमें से पहले पेलोड का नाम है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन। इसके 2 मेन काम हैं। पहला यह कि यह चांद पर मौजूद केमिकल की मात्रा और उसकी क्वालिटी की जांच करेगा। दूसरा काम यह है कि चांद के सतह पर खनिज की खोज करेगा। प्रज्ञान रोवर के दूसरे पेलोड का नाम है अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर। यह स्पेक्ट्रोमीटर चांद पर एलिमेंट की स्टडी करेगा। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन की खोज करेगा। यह भी पता लगाया कि चांद पर पोटेशियम, कैल्शियम, टिन, लोहे जैसे मिनरल्स हैं या नहीं। रोवर प्रज्ञान लैंडर विक्रम से मैक्सिमम 500 मीटर के दायरे में जाकर एक्सपेरिमेंट करेगा। इसके साथ साथ लैंडर विक्रम लैंडिंग साइट पर रहकर 3 तरह के एक्सपेरिमेंट करेगा। विक्रम लैंडर पर 3 पेलोड लगे हैं। पहले पेलोड का नाम है रंभा। यह चांद की सतह के नीचे मौजूद तत्वों का पता लगाएगा। ये जानकारी हासिल करेगा कि चांद का प्लाजा सॉलिड है, लिक्विड है या गैसियम फॉर्म में है। दूसरे पेलोड का नाम है चेस्टा।
ये अगले 13 दिनों तक चांद पर तापमान की जांच करेगा, टेम्परेचर की जांच करेगा, सतह के आसपास मौजूद चार्ज पार्टिकल्स की जांच करेगा। लैंडर विक्रम पर लगे तीसरे पेलोड का नाम है इल्सा। इल्सा चांद पर हो रही सिस्मिक एक्टिविटीज का डेटा इकट्ठा करेगा। यह पता लगाएगा कि चांद पर भूकंप आता है या नहीं। हमको जो 5 एक्सपेरिमेंट है, 2 है प्रज्ञान पर और 3 विक्रम पर, ये 2 एक्सपेरिमेंट है जो रोवर में है, जिससे हमको यह एलिमेंटल कॉम्पोजिशन है रोना रगोलिथ का, उसका पता चलेगा। और एक लेजर बेस्ड है और एक अल्फा पार्टिकल बेस्ड एक्सरे फ्लोरोसेंस के सहारा से ये मेजर कर सकें ये क्या एलिमेंट से ये लूना रगोलिथ बना है। और जो 3 एक्सपेरिमेंट्स है लैंडर में, और एक लूना रगोलिथ का थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी मेजर करने का एक एक्सपेरिमेंट है, इसका नाम है चास्ते। और एक एक्सपेरिमेंट है रंभा, ये मून का एटमॉस्फेयर, चार्ज पार्टिकल एटमॉस्फेयर के बारे में टेस्टिंग मेजरमेंट करना है, नाइट एंड डे टाइम मेजरमेंट का तरीका है। और तीसरा है इल्सा, ये इंस्ट्रूमेंट है, वह सीस्मिक एक्टिविटी जो होंगे उसके कोर में, चंद्रमा के कोर में क्या है, क्या वोल्केनिक एक्टिविटी अभी है, ये लिक्विड है सॉलिड है। आपको पता है कि और अर्थ के अंदर में ये जो लावा है ना, ये लिक्विड है, पर चांद के अंदर क्या है हमको पता नहीं। सो इसका चांद को मैग्नेटिक एटमॉस्फेयर नहीं है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत कम है धरती से, ये क्यों ऐसा होता है। सो इसके सब के बारे में हमको बहुत स्टडी करना है। जब से भारत ने चंद्रयान मिशन स्टार्ट किया था, तभी से ये सवाल उठ रहे थे कि आखिर भारत ने सॉफ्ट लैंडिंग के लिए चांद के साउथ पोल को क्यों चुना। साउथ पोल के आसपास अंधेरा है, तापमान बहुत कम है, सरफेस बहुत ज्यादा अनइवन है। इसके बारे में पहले से कोई खास जानकारी भी पहले मिली नहीं थी, कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। अब तक किसी देश का स्पेसक्राफ्ट चांद के साउथ पोल तक नहीं पहुंचा है, फिर भी इसरो ने चंद्रयान को साउथ पोल के पास उतारने का फैसला क्यों किया। यह सवाल हमारे संवाददाता पवन नारा ने इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ से पूछा। सोमनाथ ने कहा कि चंद्रयान 1 ने सबसे पहले यह पता लगाया था कि चांद पर पानी मौजूद है। चंद्रयान 2 ने बताया था कि साउथ पोल पर बहुत ज्यादा मात्रा में पानी हो सकता है, इसलिए इसरो ने साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग का फैसला किया, क्योंकि अगर साउथ पोल पर पानी की मौजूदगी मिली तो चांद से आगे स्पेस में जाने के रास्ते साउथ पोल से ही खुलेंगे। We have gone closer to South Pole, which is 70 degrees almost. So the South Pole has a special advantage with respect to being less illuminated by the sun, and because of that there is a potential to have more scientific content in terms of retention of water below the subsurface, and also elemental composition and other activities, which is an electrical activity on surface of the moon, to be more dominant there than what it is there at the equator. So science people who are scientists who are working on moon has really shown a lot of interest on the South Pole, because ultimately human beings wants to go and create colonies on the moon and then travel beyond. So the best place is something that we are looking for. So South Pole has a potential to be that. चांद के साउथ पोल को लेकर जो बात इसरो के चेयरमैन ने बताई, वही बात स्पेस साइंटिस्ट आरसी कपूर ने समझाई। उन्होंने बताया कि अर्थ के अलावा, पृथ्वी के अलावा अगर यूनिवर्स में कहीं हैबिटेबल जोन यानी इंसान के रहने लायक जगह है तो उसे साइंटिफिक लैंग्वेज में गोल्डीलॉक्स जोन कहा जाता है। गोल्डीलॉक्स जोन के लिए यह जरूरी है कि उस जगह पर रॉक्स हो यानी चट्टाने हो, एनवायरमेंट हो, सूर्य की रोशनी पहुंचती हो और उस जगह की सूर्य से दूरी कम से कम इतनी हो कि अगर पानी है तो इलेक्ट्रिक फॉर्म में हो। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर इन सब चीजों की जांच करेगा। तो लैंडर के ऊपर जो है 4 इक्विपमेंट हैं और रोवर के ऊपर 2 इक्विपमेंट हैं। इसके साथ साथ कैमराज हैं और जो भी तस्वीरें ली जानी हैं, और इनका संपर्क ऑर्बिटर 2 से है जो कि चंद्रयान 2 के टाइम से चल रहा है। उसमें फ्यूल काफ़ी था और खुशकिस्मती ये है कि वो काम करता रहा है। तो इस बार जो चंद्रयान 3 का जो ये अभियान जो छेड़ा गया उसमें ऑर्बिटर की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमको एक पहुँचाने वाली गाड़ी चाहिए थी, वो प्रोपल्शन मॉड्यूल ने काम किया। इसका काम ये है कि इसने पृथ्वी को एक हैबिटेबल प्लैनेट के रूप में देखना है कि इस ग्रह को जिसके ऊपर ये इंस्ट्रूमेंट की नज़र है, क्या ये ग्रह पर जीवन संभव है,
क्या ये ग्रह जीवन के लिए रहने लायक है, उस लिहाज से स्टडी होनी है। तो उसको गोल्डीलॉक्स जोन बोलते हैं, जिसमें कि आपकी एक तो रॉकी प्लैनेट होना चाहिए, उसमें वातावरण होना चाहिए, अपने सूर्य से इतनी दूरी होनी चाहिए कि वो वहाँ पानी जो है अगर है तो लिक्विड फॉर्म में रह सके। तो लैंडर के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो एक है उसमें चेस्ट नाम का, वो चंद्रमा की सतह की जो मिट्टी है उसकी क्या थर्मल प्रॉपर्टीज़ हैं कि जैसे सनलिट पोर्शन से अनलिट पोर्शन में जैसे जो हीट है उसका ट्रांसमिशन किस प्रकार से होता है। तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो कि हमने देखनी है। अब से थोड़ी देर पहले इसरो ने एक बार फिर कंफर्म किया है कि लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान के सारे फंक्शंस बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहे हैं। इसरो ने विक्रम लैंडर का एक वीडियो जारी किया है। यह वीडियो चांद के सरफेस पर लैंडर विक्रम के टचडाउन से ठीक पहले का है। विक्रम लैंडर पर लगे इमेजर कैमरे ने यह टचडाउन से पहले की चांद की सतह की तस्वीरें खींची हैं। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने कहा कि चंद्रयान 3 से जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो भविष्य के स्पेस मिशन में बहुत काम आएगी। एस सोमनाथ ने बताया कि चांद के बाद अब भारत सूरज की तरफ बढ़ेगा। आदित्य मिशन तैयार है, 2 हफ्ते बाद आदित्य मिशन लॉन्च कर दिया जाएगा। इसरो ने स्थापित किया है कि हम जो चाह लें वो हासिल करते हैं। भारतीय कब स्पेस में जा पाएंगे, कब हम इंसान को स्पेस में भेज पाएंगे? एक दिन जरूर हम इंसान को स्पेस में भेज जाएंगे। हमारा गगनयान प्रोग्राम है, इसके लिए है हम जो करते हैं कि हमारे डिफरेंट सिस्टम्स को टेस्टिंग डेवलपमेंट कर रहे हैं। हमारे रॉकेट अभी भी हमारे पास से जो रॉकेट ह्यूमंस को स्पेस लाने का, बट वापस लाने के लिए क्रू मॉड्यूल का आवश्यकता है। इन एक्सीडेंट होते तो हमको एस्केप करने के लिए क्रू एस्केप सिस्टम के सहारा लेना पड़ेगा। इस सबको हमको ह्यूमन रेटिंग करना होगा और अनमैन मिशन भी करना है। इस सबके बाद हम अन इंडियन को स्पेस में भेजेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बता ही दिया कि चंद्रयान 3 सिर्फ एक कदम है, भविष्य के लक्ष्य तैयार हैं। जल्दी ही भारत स्पेस साइंस की दुनिया में लंबी छलांग लगाएगा। पता लगा है कि प्रधानमंत्री मोदी चंद्रयान 3 की सफलता पर वैज्ञानिकों को पर्सनली बधाई देने के लिए 26 अगस्त को बेंगलुरु के इसरो सेंटर में जाएंगे। नरेंद्र मोदी फिलहाल जोहान्सबर्ग में हैं। इसके बाद वो ग्रीस जाएंगे और ग्रीस से दिल्ली आने के बजाय सीधे बेंगलुरु में लैंड करेंगे। वहां इसरो के वैज्ञानिकों से मिलेंगे और इसके बाद दिल्ली आएंगे। आज जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स समिट में चंद्रयान की सफलता का मुद्दा छाया रहा। सभी लीडर्स ने चांद पर विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए भारत को, प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। और मोदी ने भी कहा कि चंद्रयान भले ही भारत का स्पेस मिशन था, लेकिन इसका फायदा पूरी दुनिया को मिलेगा। स्पेस साइंस के बारे में, चांद की सतह के बारे में जो भी जानकारियां मिलेंगी वो सबके काम आएंगी। अभी मेरे मित्र रामाफोसा जी ने भारत के मून मिशन को लेकर के ढेरों बधाइयां दी और मैं यहां कल से अनुभव कर रहा हूं, हर किसी से बधाइयां मिल रही हैं और दुनिया भर में भी इस सफलता को एक देश की सीमित सफलता के रूप में नहीं, लेकिन पूरी मानव जाति की एक महत्वपूर्ण सफलता के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। ये हम सभी लोगों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है और भारत के वैज्ञानिकों को पूरे विश्व की तरफ से अभिनंदन का अवसर है। फ्रेंड्स, कल शाम भारत के चंद्रयान ने चांद के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की। ये केवल भारत के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। नरेंद्र मोदी के इसी अंदाज ने उन्हें वर्ल्ड लीडर बनाया है। वो दुनिया के किसी भी वैश्विक मंच पर हो, किसी भी वर्ल्ड स्टेज पर हो, ये बताने से नहीं चूकते कि भारत ही दुनिया को रास्ता दिखा सकता है। भारत ही विश्व बंधुत्व का, दुनिया से भाईचारे का भाव रखता है।
वैसे उनकी ये बात सही है कि चंद्रयान 3 की सफलता का फायदा पूरी दुनिया को होगा। ये बात सब जानते हैं। भले अमेरिका ने 1969 में चांद पर कदम रख लिया था, एस्ट्रोनॉट को चांद पर पहुंचा दिया था, लेकिन चांद पर पानी मौजूद है इसकी जानकारी दुनिया को सबसे पहले हमारे चंद्रयान 1 ने ही दी थी। अब विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान ये पता लगाएंगे कि चांद पर पानी है तो कितनी तादाद में है। चांद पर हीलियम 3, प्लेटिनम, फ्लोडियम, रेडियम जैसे तत्व और खनिज के बड़े भंडार हो सकते हैं। अगर ये सब चांद पर मिला तो फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए जो स्पेस मिशन होंगे उनमें फ्यूल की समस्या खत्म हो सकती है और जाहिर है इसका फायदा पूरी दुनिया के स्पेस मिशंस को होगा। दूसरे ग्रहों की तरफ भेजे जाने वाले स्पेसक्राफ्ट चांद को एक फ्यूल स्टेशन के तौर पर इस्तेमाल कर पाएंगे। यानी भारत का मून मिशन पूरी दुनिया के लिए स्पेस के नए दरवाजे खोलेगा और यह बहुत बड़ी कामयाबी होगी। अब बात करते हैं राजनीति की। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की चुनावी रणनीति की। कर्नाटक की तरह मध्य प्रदेश में भी बजरंगबली चुनावी मुद्दा बन गए हैं। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में हनुमान लोक का भूमि पूजन कर दिया। छिंदवाड़ा में लेटे हुए हनुमान जी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर में करोड़ों लोगों की आस्था है। आज शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उनकी सरकार यहां 314 करोड़ की लागत से भव्य हनुमान लोक बनाएगी। हनुमान लोक के भूमि पूजन से पहले शिवराज सिंह ने हनुमान मंदिर में पूजा की, हनुमान चालीसा का पाठ किया और झांझर भी बजाई। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हनुमान लोक का निर्माण 2 चरणों में किया जाएगा। जब यह बनकर तैयार हो जाएगा तो देश विदेश से लोग यहां बजरंगबली के दर्शन करने आएंगे। हनुमान लोक से छिंदवाड़ा के लोगों का भी कल्याण होगा, क्योंकि रिलीजियस टूरिज्म बढ़ेगा तो लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी। छिंदवाड़ा के लोगों को रोजगार मिलेगा। आज ऐसा लग रहा है कि जैसे मानव जीवन सफल हो गया। अद्भुत हनुमान लोक की हनुमान जी की कृपा से और उनकी प्रेरणा से हनुमान लोक के लिए आज भूमि पूजन का कार्य संपन्न हुआ है। इसमें एक मुख्य प्रवेश द्वार, प्रथम प्रांगण में पहुंचने पर हनुमान जी की बाल रूप कलाओं का चित्रण होगा। बाल रूप में हनुमान जी ने जो किया था, चाहे वो सूरज को निगलने निकले हो या बाकी बाल लीलाएं भी हो, उनका पूरा चित्रण किया जाएगा लगभग 90,000 वर्ग फुट में। इसे द्वितीय प्रांगण में हनुमान जी के भक्ति रूप का चित्रण मूर्तियों और कलाकृतियों के माध्यम से किया जाएगा, ताकि भक्तगण उनकी भक्ति रूप को भी देख सकें। पूरे छिंदवाड़ा इलाके में हनुमान जी की बड़ी मान्यता है। कमलनाथ खुद भी हनुमान भक्त हैं। सिमरिया में कमलनाथ ने बजरंगबली की 108 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित करवाई। अब शिवराज सिंह छिंदवाड़ा में हनुमान लोक बनवा रहे हैं, लेकिन जाहिर है कमलनाथ को ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि शिवराज भले ही कितना नाटक कर लें, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता सब समझती है, अब गुमराह होने वाली नहीं है। जो कुछ बोल ले, जो कुछ नाटक कर ले, जो भी रिपोर्ट बना ले, मध्य प्रदेश की जनता पर मुझे पूरा विश्वास है। आज मध्य प्रदेश के मतदाता किसी कलाकारी से गुमराह नहीं होंगे। मध्य प्रदेश की राजनीति में इस बार बजरंगबली की एंट्री कमलनाथ ने करवाई थी। हर कांग्रेस ऑफिस में हनुमान चालीसा का पाठ करवाया। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री को कथा करने के लिए बुलाया। आज शिवराज सिंह चौहान ने जवाब दिया, हनुमान लोक बनाने का ऐलान कर दिया, और वो भी कमलनाथ के गढ़ में जाकर। अब चूंकि शुरुआत कमलनाथ ने की थी, इसलिए वो शिवराज के एक्शन को नाटक तो नहीं कह सकते, लेकिन चुनाव का मौका है। अभी बात हनुमान जी की है, आगे भगवान श्री राम भी आएंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ में
चुनावी मुद्दा बना है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी। महादेव ऐप घोटाले को लेकर ईडी ने चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल के पॉलिटिकल एडवाइजर और उनके ओएसडी के घर छापे मारे थे। इस मामले में ईडी ने 4 लोगों को अरेस्ट किया है, जिनमें छत्तीसगढ़ पुलिस का एक एएसआई भी है। ईडी के एक्शन से भूपेश बघेल नाराज हैं। उन्होंने आज इल्जाम लगाया कि बीजेपी छत्तीसगढ़ में ईडी और आईटी के जरिए चुनाव लड़ रही है। भूपेश बघेल ने दिल्ली में मीडिया से बात की, कहा कि ईडी का सहारा लेकर बीजेपी कभी शराब घोटाले, कभी धान घोटाले, कभी कोयला घोटाले के नाम पर कांग्रेस की सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। भूपेश बघेल ने कहा कि ये सारे एक्शन होम मिनिस्टर अमित शाह के इशारे पर हो रहे हैं। महादेव ऐप में अभी जो सट्टा चल रहा है उसमें हमने पूरी कार्रवाई की। मेरे पास सारे पेपर हैं कि कितने करोड़ रुपए की संपत्ति हमने जब्त की, कितने लोगों की गिरफ्तारी की और कब से हम लोग कर रहे हैं। अचानक घुसे और जो राजनीतिक उद्देश्य के लिए वो लोग कार्रवाई करना शुरू कर दी। जो महादेव ऐप के हमने तो लुक आउट सर्कुलर भी जारी किया हुआ है, उसमें कोई मदद नहीं कर रहे हैं। मतलब जो जिसके लिए काम हो रहा है उसकी गिरफ्तारी की बात नहीं हो रही। जो सबसे लाभार्थी है सबसे बड़ा, उसके खिलाफ ईडी आईटी कोई कार्रवाई नहीं कर रही। कल ही मेरे राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा के यहाँ पहुँच गए। मेरे जो ओएसडी है, जो चूँकि मुख्यमंत्री होने के नाते जो क्षेत्र में ओएसडी नियुक्त करते हैं, जो किसी की बीमारी का, किसी का और कुछ काम है, जो दैनंदिनी आते हैं और हम लोग समय नहीं दे पाते, तो वो सारे काम वो लोग करते हैं। उसके घर में पहुंच गए, मिला कुछ नहीं। इसका मतलब ये है कि अब पाटन में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी नहीं लड़ेगा, बल्कि ईडी और आईटी लड़ेंगे। पहले सीबीआई ने आईटी ने छापा डाला, फिर ईडी घुसी। अब वो कोर्ट में एप्लीकेशन लगाए हैं कि इसमें अब सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आईटी और ईडी दोनों अक्षम है और नकारा है। कुल मिलाकर उद्देश्य ये है कि चलती हुई सरकार को किस प्रकार से बदनाम किया जाए। जिस महादेव ऐप का जिक्र भूपेश बघेल कर रहे थे, जिसको लेकर सियासी विवाद छिड़ा हुआ है, वो एक ऑनलाइन गेमिंग ऐप है। आरोप है कि इस ऐप के जरिए इलीगल बैटिंग करके करोड़ों की कमाई की जा रही थी। भिलाई के रहने वाले सौरभ चंद्राकर और रवि उत्पल नाम के आरोपी इसके प्रमोटर हैं, लेकिन ये दोनों अब दुबई में रहते हैं और वहीं से ऐप चलाते हैं। आरोप है कि ऐप में खेलने वाले खिलाड़ियों को एक अकाउंट दिया जाता है, जिसमें वो सट्टे की रकम जमा करवाते हैं। जिस सेविंग अकाउंट में ये रकम जमा होती है वो बेनामी है और गरीबों के नाम पर बनाए गए हैं। इन अकाउंट से करोड़ों का ट्रांजैक्शन हुआ। इसके बाद ये पैसा शेल कंपनियों के कॉर्पोरेट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया और इन अकाउंट से इसे विदेश ट्रांसफर कर दिया गया। ईडी के मुताबिक ये घोटाला करीब 5,000 करोड़ का है। जिस एएसआई चंद्रभूषण वर्मा को गिरफ्तार किया गया है, उस पर आरोप है कि उसे हवाला के जरिए 65 करोड़ रुपए मिले, जिसमें से बड़ी रकम इस एएसआई ने नेताओं और अफसरों को घूस के तौर पर दी। ईडी का आरोप है ये सब उसने सीएम के पॉलिटिकल एडवाइजर विनोद वर्मा की मदद से किया। हालांकि आज विनोद वर्मा ने कहा जो हो रहा है सब सियासी है, छत्तीसगढ़ में चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है। ये जो ईडी की रेड, सो कॉल्ड रेड है, मैं तो इसको डकैती बोलना ठीक समझता हूँ, क्योंकि जितने सामग्री मेरे घर पर थी उसके सारे के सबूत मैंने दिए, उनके दस्तावेज मैंने दिए, उनके सोर्सेज मैंने बताए। उसके बावजूद ईडी को लगा कि ये इसके सोर्सेज क्लियर नहीं है। वो किनसे बात की थी मुझे नहीं पता, और एक बार नहीं, एक से अधिक बार बात की उन्होंने, और उन्होंने ये कहा कि ये देखिए जी ये गहना आ गया है और इसके तो सारे कागजात हैं, इसमें तो कुछ नहीं होता है। पर ऊपर से जो निर्देश आया उसके बाद उन्होंने जब्त कर लिया। जो ईडी के अधिकारी हमारे आए थे उन्होंने भी कई बार कहा कि आपको तो पता है सर ये सब क्यों हो रहा है। तो मुझे पता है, ईडी के ऑफिसर को पता है, पत्रकार के नाते आपको भी पता होगा कि क्यों हो रहा है। ये विशुद्ध राजनीतिक कार्रवाई है और इसमें राजनीति के अलावा कुछ नहीं है। ये उन सब लोगों को दरकिनार करना चाहते हैं जो इस चुनाव में कोई भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन भूपेश बघेल और विनोद वर्मा के आरोपों को बीजेपी ने उनकी हताशा करार दिया। आज बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि चार्जशीट में एएसआई चंद्रभूषण ने
जिन लोगों के साथ पैसे की लेन देन की बात को स्वीकार किया है वो मुख्यमंत्री के करीबी हैं। संबित पात्रा ने कहा, अगर भ्रष्टाचार होगा तो जांच एजेंसी एक्शन तो लेंगी। अब वो जमाना चला गया जब करप्शन करके लोग बच जाते थे। जहां तक छत्तीसगढ़ की सरकार है और उनकी छवि है, छवि को धूमिल करने के लिए हमारी आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार के बड़े बड़े घोटाले, घोटालों की दुकान, घोटालों की मंडली छत्तीसगढ़ की सरकार ने खोला हुआ है और उसका फ्रेंचाइजी भी बांटा हुआ है। हेडक्वार्टर तो है ही कहाँ आप जानते हैं, उसके फ्रेंचाइजी भी हैं। तो स्वाभाविक रूप से जब इस प्रकार से भ्रष्टाचार के दुकान खुलेंगे, घोटाले होंगे, चाहे वो सट्टा के घोटाले हों या वो शराब के घोटाले हों, चाहे वो कोयला के घोटाले हों, तो स्वाभाविक रूप से छींट उनके ऊपर पड़ेंगे। और जब पेड किया है ब्राइब तो होंगे ही रेड, रेड तो होंगे ही। रेड क्यों नहीं होंगे? वो जमाना लद गया, वो जमाना बदल गया है जब आपको लगता था कि भ्रष्टाचार हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आप बताइए, आपने चार्जशीट देखा है कि नहीं मुझे पता नहीं, आप बताइए, जिन लोगों ने चार्जशीट पढ़ा होगा, ये लगभग 37 पेजेस का चार्जशीट है। इस चार्जशीट में स्पष्ट रूप से कहा गया है एएसआई चंद्रभूषण वर्मा, ये चंद्रभूषण वर्मा जो एएसआई है, पुलिस का एक अधिकारी है, 65 करोड़ रुपए का लेन देन वो खुद स्वीकार करता है। और वो स्वीकार करते हुए रवि उप्पल जी का नाम लेता है। कौन है ये रवि उप्पल? और बाकी जिनका नाम लेता है विनोद शर्मा। कौन है ये विनोद शर्मा? ये मुख्यमंत्री के खुद के लोग। जब उनका नाम चार्जशीट में आता है और खुद ये कन्फेशन स्टेटमेंट में लिया गया है, तो आपको क्या लगता है इस पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं होनी चाहिए? अब इस पूरे मामले की थोड़ी बैकग्राउंड को समझ लेते हैं। जिन विनोद वर्मा को लेकर भूपेश बघेल आज दिल्ली पहुंचे थे, उन विनोद वर्मा का विवादों से पुराना नाता रहा है। 2017 में सेक्स सीडी कांड हुआ था। विनोद वर्मा के पास से 500 से ज्यादा सेक्स सीडी बरामद हुई थी और उस समय आरोप यह लगाया गया था कि विनोद वर्मा इन सीडीज के जरिए बीजेपी के कुछ मंत्रियों और नेताओं को ब्लैकमेल कर रहे थे। इस केस में विनोद वर्मा लंबे वक्त तक जेल में रहे और इस मामले में भूपेश बघेल को भी आरोपी बनाया गया था, क्योंकि आरोप यह था कि विनोद वर्मा ने यह सब कुछ भूपेश बघेल के इशारे पर किया। हालांकि 2018 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जीत हुई, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बन गए। उन्होंने विनोद वर्मा को अपना राजनीतिक सलाहकार नियुक्त कर दिया और पहले वाला मामला दब गया। लेकिन अब एक बार फिर विनोद वर्मा के चक्कर में भूपेश बघेल का नाम आ गया है। लेकिन छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाले हैं, ये भी सब समझते हैं। ईडी के एक्शन की टाइमिंग को लेकर इसीलिए सवाल भी उठ रहे हैं और भूपेश बघेल बार बार यही कह रहे हैं कि कोई घोटाला नहीं हुआ। बीजेपी चुनाव से पहले उन्हें बदनाम करने के लिए झूठे केस बना रही है। फिलहाल एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं आपको दिखाऊंगा राजस्थान में अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहा। अब बात राजस्थान की। आजकल अशोक गहलोत भी पूरी तरह चुनाव की तैयारियों में लग गए हैं। रोज रोज नई नई योजनाओं का ऐलान करते हैं, लेकिन उनके निशाने पर अक्सर रहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज अशोक गहलोत ने एक बार फिर नरेंद्र मोदी पर राज्यों का हक मारने और मुख्यमंत्रियों का अपमान करने का इल्जाम लगाया। गहलोत ने कहा कि मोदी राजस्थान में आते हैं, सरकारी कार्यक्रम करते हैं और चीफ मिनिस्टर का नाम स्पीकर की लिस्ट से हटा दिया जाता है। यह सहन नहीं किया जाएगा। अशोक गहलोत ने 27 जुलाई को सीकर में हुए प्रोग्राम का हवाला दिया और कहा कि मोदी को इस बात की जांच करवानी चाहिए कि सीकर के प्रोग्राम में स्पीकर्स की लिस्ट से उनका नाम किसके कहने पर, किस अफसर के आदेश से हटाया गया। मेरी शिकायत प्रधानमंत्री मोदी जी से यह है कि आप राजस्थान में आए हो, मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ बन रही है, हमारे काम आएगी, जमीन हमने दी है, पैसा हमने दिया, इसकी हमारी है। उसके बाद प्रधानमंत्री जी आते हम स्वागत करते हैं और स्वागत करने का मुझे मौका नहीं दिया उन्होंने। ये कमाल हो गया। आप ये हमारे धरती पे आ रहे हो, हमारे यहाँ पे आगे प्रोग्राम को लॉन्च कर रहे हो, उद्घाटन कर रहे हो, और किस कारण से आपने राजस्थान के मुख्यमंत्री को नहीं जोड़ा? उसने कहा चूक हुई, यहाँ पे जांच करवानी चाहिए। उसको प्रधानमंत्री को चाहिए जांच करवाए,
कहाँ किस अधिकारी ने गलती करी जिसके कारण से नाम मेरा मुख्यमंत्री नाम लिखा हुआ था उसके अंदर, प्रोग्राम मेरे पास आ गया, उसके बाद नाम कट गया उसके अंदर। ये कोई मेरी बात नहीं है, ये जो संघीय ढांचा हमारा देश का है उसकी बात है। एक राज्य का मुख्यमंत्री संघीय ढांचे में उसका अधिकार है, उसके इन्वॉल्वमेंट के बाद प्रोग्राम हो ही नहीं सकता था। आपने प्रोग्राम भी कर लिया, आपने स्पीच में नाम काट दिया, तब भी हमने आपका मान सम्मान रखने के लिए उसको अटेंड किया हम लोगों ने। हमारा जो अधिकार है राज्यों का, उन अधिकारों का हनन करने का किसी को अधिकार नहीं, ना प्रधानमंत्री जी को है ना केंद्र सरकार को है, ये मैं कहना चाहता हूँ। अशोक गहलोत ने सीधे प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया तो बीजेपी ने जवाब दिया। राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि गहलोत की याददाश्त कमजोर हो गई है, सीकर में गलती चीफ मिनिस्टर के ऑफिस की थी और गहलोत को अपने अफसरों की जांच करवानी चाहिए। गहलोत साहब को ये बात समझनी चाहिए कि मानगढ़ के अंदर जब प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्यक्रम था और उसके अंदर जब गहलोत साहब भाषण दे रहे थे तो लोग गहलोत साहब को सुन नहीं रहे थे, मोदी मोदी के नारे लग रहे थे। उस समय प्रधानमंत्री जी ने खड़े होकर जनता से आग्रह करा कि आप एक बार गहलोत साहब के भाषण को सुनिए। ऐसे ही मानसिकता, ऐसे जो व्यक्तित्व जो है प्रधानमंत्री जी का, वो गहलोत साहब के भाषण को क्यों रोकेंगे? ये गहलोत साहब को खुद आत्मचिंतन करना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्या करा और उन्होंने ऐसी क्या वहां पर कंडीशन डाल दी जिसकी वजह से खुद ही उनके अधिकारियों ने उनका भाषण अलग करा। ये तो सारा प्रोटोकॉल का मामला है, इनके खुद के अधिकारी उसके अंदर शामिल हैं। तो आज प्रश्न वो केंद्र सरकार से न करके वो अपने सीएमओ से करें कि वहां क्या गलती हुई। अशोक गहलोत के लिए राहत की बात यह है कि अब सचिन पायलट का रुख कुछ बदला है। सचिन पायलट भी अब पेपर लीक घोटाले और करप्शन के इल्जामात की बात नहीं करते, वो कांग्रेस के पक्ष में कैंपेन करने लगे हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मेंबर बनने के बाद पायलट ने आज अजमेर में एक किसान रैली की। रैली में पायलट ने कहा कि बीजेपी नफरत और बांटने की राजनीति करती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात सचिन पायलट ने अंत में कही। पायलट ने कहा, जो बीत गई वो बात गई, आगे क्या होगा उसके बारे में सोचिए, क्योंकि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। एक विश्वास लोगों ने दिया था भाजपा को। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि 9 सालों में हर वर्ग आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। उनको मालूम है चुनाव आएगा तो भाषण देने पहुंच जाओ, भगवान का नाम लो, मंदिर का नाम लो, मस्जिद का नाम लो, हिंदू का नाम लो, मुसलमान का नाम लो और वोट ले लो। हमारे विरोधी दल के लोग हो सकता है ऐसी बातों को फैलाएं जिसमें आपस में टकराव हो या आपस में असहमति फैले, लेकिन आप समझदार लोग हो। लेकिन मैंने भी अपनी बात जब मुझे रखनी होती है, मैं संकोच नहीं करता हूं, मैं बेबाकी से अपनी बात को रखता हूं। मुझे लगता है जो प्रदेश के हित में है, नौजवानों के हित में, संगठन के हित में, पार्टी के हित में, सरकार के हित में, उन बातों को मैं रखता हूं ताकि जनता की आवाज हम दिल्ली जयपुर तक पहुंचा सकें। जीवन में जो रात गई सो बात गई, जो समय निकल गया वो वापस आने वाला नहीं है, लेकिन भविष्य में क्या होगा ये कोई जानता नहीं है। इसलिए मजबूती से, ताकत से, एकजुट पर हम बात रहें और आने वाला समय आप लोगों का होगा, पार्टी का होगा, नौजवानों का होगा, किसानों का होगा। अब मैं आपको असेंबली इलेक्शन को लेकर राहुल गांधी की बात भी सुनवा देता हूं। राहुल गांधी आजकल लद्दाख में हैं। आज उन्होंने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि 4 राज्यों में होने वाले असेंबली इलेक्शन कांग्रेस जीतेगी और 2024 में भी कांग्रेस की जीत होगी। अभी मध्य प्रदेश में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, तेलंगाना में चुनाव है। आप देख लेना वहां पे किसका डाउनफॉल होगा। चारों के चारों चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। आप ये मत सोचिए कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी से टक्कर नहीं ले सकती। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं 2024 में हम बीजेपी को हरा देंगे। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड होती, अगर बीजेपी इंस्टीट्यूशंस का कब्जा नहीं करती तो पिछला चुनाव भी नहीं जीतते। मैं आपको गारंटी के कह रहा हूं। बीजेपी ने पूरे सिस्टम को कैप्चर कर रखा है, लोगों को डरा रखा है, इंस्टीट्यूशंस को दबा रखा है। तो ये दूसरी तरीके की लड़ाई है। और तब भी मैं आपसे बोल रहा हूं कि 2024 में कांग्रेस पार्टी और जो हमारा इंडिया अलायंस है वो बीजेपी को हरा देगा। आपको याद होगा राहुल गांधी ने ठीक इसी तरह की बातें 2019 में भी की थी। जब इलेक्शन हार गए थे तो इलेक्शन कमीशन
और दूसरे संस्थाओं पर इल्जाम लगाया था। उनके पार्टी के लोगों ने ईवीएम में हेराफेरी की बात की थी, लेकिन जब वो चुनाव जीतते हैं तो फिर इस तरह की बातें नहीं करते। अगर 2024 में फिर हार गए तो फिर वही आरोप दोहराएंगे, फिर कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन, सीबीआई, ईडी के जरिए मोदी ने चुनाव जीता। लेकिन जनता सब समझती है, इस बात को तो कोई नहीं मानेगा कि 2019 में नरेंद्र मोदी की जीत किसी तरह की हेराफेरी की वजह से हुई थी या किसी इंस्टीट्यूशंस की वजह से हुई थी। सब जानते हैं जनता ने उन्हें वोट दिया था और पिछली बार से ज्यादा सीटें मिली थी। फिलहाल एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं आपको दिखाऊंगा हिमाचल से आई लैंडस्लाइड की खौफनाक तस्वीरें। आपको हिमाचल प्रदेश का हाल बता देता हूं। हिमाचल प्रदेश में आज फिर कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ। लैंडस्लाइड और बारिश की वजह से हिमाचल में पिछले 10 दिन में 80 लोगों की जान जा चुकी है और मानसून के सीजन में अब तक करीब 242 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन न बारिश रुक रही है न लैंडस्लाइड। आज सुबह कुल्लू में लैंडस्लाइड हुआ और इसकी चपेट में आई 7 बिल्डिंग्स एक साथ ढह गई। कुल्लू में बस स्टैंड के बिल्कुल करीब जब लैंडस्लाइड हुआ तो पूरे इलाके में चीख पुकार मच गई और मलबे का एक बड़ा गुबार उठा, जिसे देखकर लोगों की रूह कांप गई। जिस वक्त लैंडस्लाइड हुआ वहां पर कुछ लोग मौजूद थे। बिल्डिंग को गिरते देखकर वहां अफरा तफरी मच गई, लोग भागने लगे और उन्हीं में से कुछ लोगों ने अपने मोबाइल से इस घटना का वीडियो रिकॉर्ड किया। ओ यारा, ओ यारा, ओ तेरे की, ओ तेरे की, ओ माय गॉड, ओ यार, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। इस घटना के कुछ देर बाद वहां सन्नाटा पसरा था। चारों तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा था। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लैंडस्लाइड में कितना ज्यादा नुकसान हुआ होगा। पहाड़ पर बने घरों के बीच एक बहुत बड़ा हिस्सा जैसे गायब हो गया और वहां पर अब मिट्टी और पत्थर नजर आने लगे। प्रशासन ने कुल्लू में लोगों से सावधान रहने की अपील की है, क्योंकि कुल्लू में ऐसी 35 बिल्डिंग्स हैं जो खतरे के जद में हैं, कभी भी गिर सकती हैं। इन बिल्डिंग्स को खाली कराया गया है। प्रशासन ने हालात को देखते हुए कुल्लू में सभी स्कूल कॉलेज 25 अगस्त तक बंद कर दिए गए हैं। आज की बात में इतना ही। मेरे आपसे अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।